तो मेक यस मैम। श्योर कि तो मेक श्योर कि कोई भी अभी असाइनमेंट नहीं खोलेगा, सबके सब कल का वेट करेंगे, ठीक है? लेकिन पढ़ के सोएंगे सारे, ऐसा कोई नहीं करेगा कल पढ़ के देना है। गॉट इट? समझ आई ना? यो मैम। ओके कूल। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैं स्क्रीन, क्या चल रहा है क्लास में? बोलो भाई। अरे क्या पढ़ रहे थे हम? आवाज नहीं आ रही है मेरी? एल्टोनियन पिरामिड्स। एल्टोनियन पिरामिड्स कर रहे थे हम लोग, हाँ गुड। अनीश तुम्हारी आवाज़ बहुत स्लो है। सबसे पहले थैंक यू जिन लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे थे कल, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। और मैंने सबके आंसर देखे, लेकिन मैंने किसी को अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं बताई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम दो प्रोसेस करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन, कि सबको किस तरीके की प्रॉब्लम्स लग रही है, क्यों लग रहा है कि उनका नीट क्रैक नहीं होगा, या उनका जो भी एंट्रेंस एग्जाम वो प्रिपेयर कर रहे हैं क्रैक नहीं होंगे। गिव मी सम टाइम। घूम फिर के तुम सबकी प्रॉब्लम एक जैसी सी है, मतलब ऐसा भी कोई बच्चा नहीं जिसकी एकदम अलग प्रॉब्लम हो, सबकी घूम फिर के एक जैसी सी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ताकि एक कोलैबोरेटरी कोई सॉल्यूशन निकालूं, और फिर हम हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, तुम्हारे आंसर्स नहीं, किसी का नाम नहीं, पर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं तुम्हारे आंसर करके कोई सॉल्यूशन निकालती हूँ जो ज़्यादा फिजिबल हो। ओके? तो चलो, हम लोग कर रहे थे इकोसिस्टम वाला चैप्टर, और आज हमने करना है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है? कौन है मैम? आपके पास टाइम होगा? मतलब पूछ रही है, बता रही है, क्या कह रही है? अभी? कब? आंचल, क्या बोल रहे हो? मैम क्लास के बाद। आज? यस मैम। हाँ हाँ, मैं रुक जाऊंगी, बाकी भगा देंगे हम। विजय, अब नीट ही है ना? नीट के बेसिस पे आपको एफएमसी में एडमिशन मिलेगा ना? तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन पूरी कर लोगे और अच्छा रैंक लेके आओगे तो एएफएमसी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? चलो, तो आज हमको करना है इकोलॉजिकल सक्सेशन, और हम कल इसमें हम स्टार्ट कर चुके थे एनसीईआरटी। याद है ये पार्ट पढ़ा था हमने डिकम्पोजिशन का, और ये डायग्राम किया था और यहाँ तक पहुंचे थे, याद है किसी को? यस या मैम। ठीक है, आई होप याद है तुम्हें। नहीं है तो यार कर लेना। तो चलो आज का पढ़ते हैं फिर। तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? कहीं सुना होगा? किसी बेयर लैंड पे लाइफ की फॉर्मेशन किसी उसकी बियर लैंड पे लाइफ की एक फॉर्मेशन ना। की प्रोसेस। हम्म। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन का सिंपली मतलब है, पहले तो नेचुरल है ये, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे सर की हैंडराइटिंग देखी मैंने, अच्छी है उनकी हैंडराइटिंग, मेरी यार अच्छी नहीं आती। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग है भी नहीं अच्छी, छोड़ो। एक तो नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर खुद कर रही है, हम नहीं कर रहे इसको, ठीक है? नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है? अपने इमेजिनेशन में तुम्हें सोचना है किसी एरिया के बारे में। लेट्स से दिस इज एन एरिया, कोई भी एरिया है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है? तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर इसमें पानी है तो पानी से मछलियां इंटरेक्ट कर रही है, तो लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्ट करते हैं, उनको हम इकोसिस्टम कह देते हैं। तो ये छोटा सा एरिया जिसको मैं इकोसिस्टम कंसीडर कर रही हूँ। अब इस इकोसिस्टम के अंदर कैसे कैसे टाइम के साथ, ध्यान से सुनना, इस इकोसिस्टम के अंदर कैसे कैसे टाइम के साथ लाइफ बदलती रहती है, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। मतलब तुम अपने माइंड में इमेजिन करो, तुम रूम में बैठे हो ना, तो ये इकोसिस्टम है, जहां तक दीवारें हैं बस यही इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर पहले कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे, थोड़े टाइम के बाद दूसरे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने लग गए, थोड़े टाइम के बाद तुमको यहाँ बड़े बड़े पेड़ दिखने लग गए। तो देखो, हर टाइम पे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज से लेट्स से 500 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं थी, सिर्फ मिट्टी सी थी, ठीक है? फिर उसके बाद 400 साल पहले यहाँ पर तुमको थोड़े थोड़े पत्ते जैसे दिखाई देने लग गए। फिर 300 साल पहले तुम्हें थोड़े थोड़े हर्ब्स दिखाई देने लग गए, ठीक है? मतलब तुम पीछे पीछे जाते जाओ, तो तुम ये देखोगे कि अगर ये लैंड है, ये इकोसिस्टम है, तो अलग अलग टाइम पीरियड में तुमको अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कह देते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ नहीं होता, बस एक इकोसिस्टम में अलग अलग टाइम पे तुमको अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख ही जा रहे हैं। और ये प्रिडिक्टेबल सा चेंज होता है। प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि मुझे पता है कि अगर इस लैंड पे पत्थर है ना, कुछ सालों के बाद, 1000 सालों के बाद ये पत्थर टूट के मिट्टी बना देंगे, सॉइल बना देंगे, तो ये प्रिडिक्टेबल है। और अगर यहाँ पे सॉइल सी बनने लगी है ना, तो यहाँ से 500 सालों के बाद ग्रासेस भी उगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन धीरे धीरे समय के साथ चेंज होता है किसी इकोसिस्टम में। इकोलॉजिकल सक्सेशन नेचुरल होता है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रिडिक्टेबल होता है। इतना समझ आया? यो मैम। ठीक है। यो मैम।
हाँ, अगर अब मैंने वहां पे खुद से घुस के वहां पे लैंड माइंस कर लिए, वो तो अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो गया ना, वो अलग बात है। नेचर पे छोड़ दूं तो प्रिडिक्टेबल है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले मिट्टी आई, मिट्टी के बाद लाइकन्स आए, लाइकन्स के बाद धीरे धीरे ग्रासेस आई, तो एक के बाद एक, ठीक है। What is ecological succession? Series of biotic communities, one after another, within a same area with time. एक ही एरिया के अंदर सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी की डेवलपमेंट होना, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसको हम कह देंगे डेफिनेशन है ये उसकी, ठीक है। और मैंने कहा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, हमें लगता है बायो में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इट टेक्स सेवरल ईयर्स, तो ये बहुत सालों का प्रोसेस है, एक दो दिन में नहीं होगा, काफी साल लगेंगे, 1000 साल भी लग सकते हैं आराम से, ठीक है। डेफिनेशन लिखी? लिख रहे हैं मैम। ठीक है, देख रहे हैं। कोई ना, लिख ले लिखना। ठीक है, तो सेम एरिया में होना है, टाइम के साथ होना है, एक के बाद एक कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज आती दिखाई देगी तुमको। कम्युनिटी का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और क्या। डन। डन मैम। आज बच्चे का कम क्यों है? बच्चे का कम क्यों है आज, क्या हुआ? पता नहीं मैम। कम क्यों आते हो यार, आया तो करो। जनरल सी बात करूं तो देखो, या तो यहाँ पे सॉइल है, और अगर सॉइल नहीं भी है तो सॉइल वैसे बनती किससे है? मिट्टी किससे बनती है? रॉक से। रॉक से बनती है, रॉक्स के टूटने से बनती है। पत्थर कैसे टूटते हैं नेचुरली? वेदरिंग से। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब ही, वेदरिंग मतलब टूटना ही होता है इंग्लिश में। टूटते कैसे हैं? हाँ, लाइकन्स पे डिपॉजिट होते हैं वो उसको। लाइकन्स इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, कैसे? बारिश की वजह से। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी गिरता है ना इस पे, और धूप की जो किरणें होती है वो भी पत्थर के ऊपर गिरती है। धूप अफेक्ट करती है पत्थर को, कमजोर बनाती है वो पत्थर को। तो जब धूप और पानी इसके ऊपर गिरता है ना, तो धीरे धीरे में दरारें पड़नी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। उन दरारों में, ध्यान से सुनना, बिल्कुल माइनर सी दरारें होंगी, शायद हमें ढंग से दिखेगी भी नहीं। उन दरारों में पानी भर जाता है, फिर वो पानी मौसम के साथ साथ चेंज होता हुआ, कभी वो फ्रीज हो रहा है, कभी वो फ्री है, वो एक्सपेंड होता है। तो ये पानी जो होते हैं दरारों को और गहरा कर देता है, ठीक है। फिर जब यहाँ पे पानी भी है और जो रॉक्स है वो क्या है? रॉक किससे बनी होती है? रॉक्स किससे बनी होती है? मेटेराइट्स पता है क्या होता है? अरे बता दो, नहीं पता तो बता दूंगी, मैं कौन सा मार रही हूँ। मेटेराइट्स पता है क्या होते हैं? वो जो टूटते तारे हम कहते हैं, तो बताना फिर क्या होते हैं, क्या होते हैं? जो जो टूट जैसे जो टूटते तारे हम कहते हैं, तारे नहीं होते वो, बेसिकली पत्थर के बड़े बड़े गोले हैं जो यूनिवर्स में घूम रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ के अंदर आ जाते हैं, उनको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और वो टूटते तारे की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इतनी जोर से आते हैं कि उनमें फायर कॉट हो जाती है, राइट। तो वो मेटेरॉइड्स होते क्या? पत्थर ही होते हैं। पत्थर क्या होता है, अगर तुम उसको स्टडी करोगे, मैंने एक बार बताया था तुमको कभी, कि जब तुम उसको स्टडी करोगे तो उनके अंदर भी तुमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब मिलेंगे। सेम चीज इन पत्थरों में भी होती है। तो जो तुम्हें नॉन लिविंग पत्थरों में मिल रहे हैं ना सारे मिनरल्स, वो हमारी बॉडी में भी है, क्योंकि इन पत्थरों से टूट के क्या बनती है? मिट्टी। तो इनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है मतलब खाना, और पानी भी है, तो इसलिए इनके ऊपर छोटे छोटे लाइकन्स ग्रो करने लग जाएंगे। जब लाइकन्स ग्रो करेंगे तो अपनी रूट जैसे स्ट्रक्चर्स को, मतलब अपने आप को जब वो फैलाएंगे ना, तो वो पत्थर को और सॉफ्ट कर देंगे, इसलिए पत्थर टूटते हैं और टूट के मिट्टी बना देते हैं। और मिट्टी न्यूट्रिएंट रिच होती है ना, तो पत्थरों से ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फिर वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स के पास सारे ये सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्लांट्स से हमें मिलते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं और हमारे पास जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो घूम फिर के यहीं से आए हैं, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में, वही सब पत्थरों में भी प्रेजेंट होता है। समझ आई ये बात? यो मैम। ठीक है। अब देखो, तो कुछ टर्म्स है जो तुमको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। तो एक तो नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नॉट डायरेक्टली। मुझे लगता है अगर डायरेक्ट आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है, ठीक है। तो इसको इसी पॉइंट से पढ़ना। पायनियर कम्युनिटी का क्या मतलब है? जो सबसे पहले आई। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो सबसे एंड में बची, ठीक है। तो तुमने कभी सीढ़ी देखी है ऐसी वाली? मुझे इस सीढ़ी से थोड़ा डर लगता है। आई गेस तुमने देखी, कभी छत पे चढ़ने के लिए लगाई होती है जनरली।
यो मैम। नो मैम। देखिए मुझे बहुत डर लगता है इससे, फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी। वैसे मेरे हाल है, मैं गिर भी सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये वाली सीढ़ी देखी होगी सबने, छत पे चढ़ने के लिए लगाई होती है, और जनरली मम्मी चढ़ा देती है ऊपर, पर छत्ती से सामान उठा दे, ये गिरा दे, गिरियो मत, फिर नीचे से बोलती रहती है। ऐसा होता है क्या तुम्हारे पास भी? मेरे साथ ही होता है। यो मैम। अरे मम्मी को बोलती हूँ पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं गिर जाऊंगी और कुछ नहीं होगा, फिर वो जरा सी सीढ़ी हिलती है तो मेरी सांसें रुक जाती है कि ये गिरी, ये टांग टूटी। तो ये जो सीढ़ी है, ये हमारी सक्सेशन की टर्म्स रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी? ये हमारा है ये लेट्स से हमारा, हम कहते हैं हमारा गोल है यहाँ पर। तो क्या गोल है तुम्हारा? ये वाला गोल नहीं, क्या गोल है? ओके चलो लेट्स से क्रैक नीट। ठीक है, तो हमें नीट क्रैक करना, तो ये हमारा गोल है। तो फाइनल स्टेप हुआ ना ये, तो जो फाइनल स्टेप होता है ना, जो गोल के पास होता है, फाइनल, फाइनल हुआ लास्ट, है ना। तो जो लास्ट स्टेप है जिसके बाद तुम नीट क्रैक कर जाओगे, उसको हम कहेंगे क्लाइमेक्स। तुम्हारी पूरे साल की मेहनत का क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स कब है? जब तुम्हारा पेपर है, वो तुम्हारा क्लाइमेक्स है, राइट। क्योंकि उसके बाद रिजल्ट तो जैसा पेपर कर दोगे वैसा आ ही जाएगा, तो क्लाइमेक्स एक्चुअल में जिस दिन तुम पेपर देने जाते हो वो तुम्हारा क्लाइमेक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइमेक्स हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जब तुम डिसाइड करोगे तुम्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो जो तुम्हारा पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसको हम कहते हैं पायोनियर। पायोनियर मतलब जो सबसे पहला, जो सबसे पहला स्टेप है वो पायनियर है। ठीक है, जो तुम्हारा लास्ट स्टेप है वो तुम्हारा क्लाइमेक्स है। तो इसके बीच में जो तुम हर रोज उठते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, क्लास लगाते हो, मेहनत करते हो, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम कहते हैं सिरल, सिरल स्टेजेस। ठीक है, तो ये वाली स्टेज 1 2 3 4, ये जो जितनी 4 सीढ़ियां लिखी है, ये सारी की सारी एक साथ कहलाएगी सीरियल स्टेजेस। ये बात समझ आई? यो मैम। तो बस अब मैं इसको सक्सेशन से कैसे कंपेयर करूं, क्योंकि मैं सक्सेशन बढ़ रही हूँ ना, तुमको ये थोड़ी बढ़ा रही हूँ, साइकोलॉजी क्लास थोड़ी है। सक्सेशन में मैं कैसे करूंगी कि अगर ये एक लैंड है, लेट्स से ये वाइट कलर से जो बना रही हूँ ये लैंड है, तो इस लैंड के ऊपर पहले कोई जिंदगी नहीं थी। जो सबसे पहली जिंदगी आई, जो सबसे पहली, चाहे वो लाइकन्स ही आए पत्थरों के ऊपर, जो सबसे पहली जिंदगी आई, उसको मैं कहूंगी पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, पायनियर कम्युनिटी, उसके लिए पायनियर वर्ड यूज करूंगी। फिर 100 सालों के बाद, 200 सालों के बाद मैं देख रही हूँ ग्रासेस आ गई हैं, फिर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे पेड़ आने स्टार्ट हुए हैं। तो वो सारी स्टेजेस, जब ग्रासेस आ रही थी, फिर उसमें हर्ब्स, श्रब्स धीरे 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 आ रहे हैं, तो वो सब कहलाएंगी सीरियल स्टेजेस। तो पहले पायनियर कम्युनिटी आएगी, फिर सीरियल स्टेजेस आएंगी बहुत सारी, और लास्ट में हमें दिखेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जनरली क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी जब ये पूरा एरिया फॉरेस्ट में चेंज हो जाएगा, बड़े बड़े तुम्हें वुडी प्लांट दिखाई देने लग जाएंगे जैसे ट्रीज, तो मैं उसको कहूंगी क्लाइमेक्स। समझ आई बात? और इस पूरे प्रोसेस को, पायनियर से लेकर क्लाइमेक्स तक, इसको मैं कहूंगी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया इस लैंड एक्स में। समझ आई बात? क्या बोला मैंने अभी? यो मैम। यो मैम। चलो फिर, किसी ने सीढ़ी बनानी है तो बना लो। सीढ़ी बनाने से याद आया, संडे को टेस्ट है, प्लीज टेस्ट दे देना। ठीक है, ऐसे मत करना, मेरा प्रिपेयर नहीं था तो मैंने सोचा अगली बार दूंगा, ऐसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा ना करे। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह टेस्ट दे देना जितना भी आता है। और चाहे किसी ने क्लासेस लेट ज्वाइन करी है, वो आलम सर से अभी भी क्लासेस ले सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, पर आलम सर से मांगने पड़ेंगे, उन्हें रीजन देना पड़ेगा क्यों चाहिए तुम्हें। तो उनसे ले लो, अभी भी रात को बैठ के पढ़ लो, लेकिन संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आना। ओके, अब देखो यही वर्ड्स यहाँ है, पायनियर कम्युनिटी, फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी। तो नीट का पहला क्वेश्चन ये रहा फॉर्मा, फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक मतलब लिविंग, है ना, बायो मतलब लिविंग। तो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी दैट अराइव्स इन अ बेयर एरिया और स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, जिसने सक्सेशन स्टार्ट किया, वो पहला कदम तुम्हारा नीट की प्रिपरेशन के लिए, उसको हम कहेंगे पायनियर स्टेप, और उस कम्युनिटी को हम कहेंगे पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नीट का बनता है कि फर्स्ट कम्युनिटी इन अ सक्सेशन इज व्हाट? पायनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, या कौन सी? गॉट इट? सुनो, उसके बाद आएंगी सीरियल स्टेजेस। बायोटिक कम्युनिटी दैट कम्स एंड गोज विद इन द पायनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये देख, पीछे जाके देख, क्लाइमेक्स ये रही, है ना, पायनियर ये रही, उसके बीच की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी आ रही है और मर रही है, उनको हम सीरियल कहते हैं। वही बात यहाँ इन्होंने लिख दी है। ठीक है, अब बचती है बट इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इट इज अ स्टेबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सक्सेशन में कौन सी कम्युनिटी स्टेबल होती है? तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद ही तुमको पता चलेगा तुम्हारा करियर कहाँ जा रहा है, तभी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, राइट। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है।
stable community is climax and it is the final community at the end of the process of succession within an area. Climax community के बाद हम कहते हैं succession अब खत्म हो गया है, वहां पे life है वो चल रही है लेकिन अब succession नहीं हो रहा, maximum level आ चुका है, right? Got it? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो. डन. ऐसा नहीं लग रहा है मैंने बहुत सारा बोल दिया, पानी पी लेते हैं. डन मैम. अरे इतने चुप क्यों हो गए, क्या हो गया? सक्सेशन ही तो है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है क्या? लिख रहे थे ओ हो गया, लिख लिया तूने कि मैंने हटा दिया? मैम, स्क्रीनशॉट ले लिए. अच्छा ठीक है, समझदार बच्ची है. आजा फिर. ये देखो यही ABCD फॉर्म में लिखा है. सबसे पहली जो आएगी उसे मैं कहूंगी पायनियर कम्युनिटी, जो लास्ट की मैं लिखूंगी वो होगी मेरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो बीच वालों को मैं क्या बोलूंगी? सीरियल कम्युनिटी. सीरियल कम्युनिटी. विजय कह रहा है ये बोरिंग है. अच्छा बेटा तो झुंझुना बजाऊं? इसका इमेजिन कर, इसके रियल लाइफ एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ दे नहीं सकती. चल कोई बात नहीं. टाइप ऑफ सक्सेशन पे आ जा. चल कैटेगरीज. टाइप ऑफ सक्सेशन बहुत टाइप की हो सकती है, तो 2 कैटेगरी में मैंने मेन डिवाइड किया. ठीक है. हाँ ट्रांजिशनल कम्युनिटीज भी कह सकता है तू उसको यार. सीरियल कम्युनिटीज भी ले लो, ये ट्रांजिशनल भी लिख लो, क्योंकि NCERT सीरियल कम्युनिटी वर्ड लेता है ना, इसलिए वो लिखा है. ऐसे हर चीज के 3 से 4 वर्ड यूज हो सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलते हैं, पर हम रेफरेंस उसके लेते हैं जो NCERT में मेंशन होता है. ठीक है. अब देखो टाइप ऑफ सक्सेशन, एक होती है जिराक सक्सेशन, एक होती है हाइड्राक सक्सेशन. ठीक है. और कैटेगरीज में ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ कि जो सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन भी, सेकेंडरी भी. ठीक है. तो एक कैटेगरी की डिवीजन ये है 1, अरे यार फिर से वैसे लिखा जा रहा है, 1 and 2 ऑन द बेसिस ऑफ कि जहां पर सक्सेशन स्टार्ट हो रही है वो जगह कैसी दिखती है. प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन भी उसी पे डिवाइडेड है, पर थोड़ा सा फर्क है. ठीक है. तो ये सक्सेशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करें. क्वेश्चन कहाँ से आएगा? नीट की पर्सपेक्टिव से तुम्हें इनका मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है. इन वर्ड्स का, इससे वो बनती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है इससे, अगर तुम्हें मीनिंग पता है तो. ओके. तो जिराक का जो मतलब होता है, जिराक का सिंपली मतलब होता है ड्राई, जहाँ पे है पानी की कमी. तो ड्राई लैंड पे अगर सक्सेशन हो रही है, मतलब वो जो मैं ऐसे ब्लॉक बना रही हूँ ना बार बार, अगर वो सूखा सूखा है और वहां पे सक्सेशन हो रही है तो मैं उसको बोलूंगी जिराक. ठीक है. और अगर वही एरिया गीला है, पानी वाला है, तो हाइड्रा का मतलब है पानी, वेट. तो अगर थोड़े गीले लैंड पे सक्सेशन स्टार्ट हो रही है, पॉन्ड वगैरह में भी सक्सेशन होती है, तो उसको हाइड्राक सक्सेशन कहेंगे. ठीक है. प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है कि जहां पर पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, और सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब है जहां पर थोड़ी मिट्टी है एटलीस्ट, तो मैं इसको कह सकती हूँ, चलो इसको मैं आगे बताती हूँ. अच्छे से लिख लिया इतना? यस मैम. बहुत बढ़िया. आ जा फिर. जिराक सक्सेशन अकर ऑन ड्राई और एरिड लैंड. तो अपनी इमेजिनेशन में एक बंजर सी जमीन इमेजिन कर लो. जब टॉपिक बहुत ही ज्यादा घना बोरिंग हो तो अपनी इमेजिनेशन को चलाओ. ठीक है. जैसे अभी तुम्हें पढ़ाते हुए ना, तो मेरे दिमाग में पहेली मूवी चल रही है, क्योंकि पहेली मूवी में वो ड्राई सा लैंड था और मुझे अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो जिराक चल रहा है. तुम भी थोड़ा इमेजिन करो, ड्राई सा एरिया इमेजिन करो, सूखा पड़ा. तो जीरो शेयर the series of developmental stages of biotic succession in an arid area. तो जीरो शेयर का क्या मतलब होगा? सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस. देखो शेयर वर्ड याद है तुमको, पीछे कराया था. यस मैम. शेयर वर्ड सुना था. हाँ. तो यहाँ से निकालना है. जीरो का मतलब है ड्राई, है ना. तो अगर मैं बना दूं ABCDE, ठीक है. E से मेरा मतलब है क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ठीक है. और A से मेरा क्या मतलब होगा फिर? प्राइमरी कौन सी कम्युनिटी. पायनियर कम्युनिटी, है ना. तो मेरा B, C और D क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सीरियल कम्युनिटी. सीरियल कम्युनिटी. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? जीरो शेयर. जीरो शेयर. कोई सीरी भी बोलता है, कोई शेयर भी बोलता है, मैं शेयर बोलती हूँ, मेरी मर्जी. तो जीरो शेयर मतलब वो जो बीच की सारी कम्युनिटी आई है ना, पायनियर कम्युनिटी से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, अगर ऐसी सक्सेशन हो रही है जो बहुत ड्राई लैंड है, तो ड्राई लैंड पे जब सक्सेशन होती है तो पायनियर और क्लाइमेक्स को छोड़कर जो बीच की जितनी कम्युनिटी है मैं उनको जीरो शेयर कह दूंगी. ठीक है. अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन इन एन एरिड एरिया. गॉट इट? गॉट इट? यस मैम.
Yes, ma'am. बहुत बहुत पास वर्ड है, वर्ड बहुत क्लियर रखना। और तुम्हें कभी कभी कंफ्यूजन है ना वर्ड में, इस वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी में भी, उसको साइड में लिख के मुझे फोटो भेज देना, वर्ड क्लियर करना है इसमें। अब देखो जीरो शेयर दो टाइप के होते हैं। अब तुम राजस्थान इमेजिन कर रहे हो, राजस्थान में तुमको क्या दिखेगा? आंखें बंद करके जरा देखना, ड्राई एरिया में तुम्हें क्या दिख रहा है? दो पिक्चर दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। Sand and rocks, I guess. Sand. हाँ, अगर तुम राजस्थान इमेजिन कर रहे हो तो एक तो तुमको मिट्टी दिखेगी, बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़, वो भी तो ड्राई है, उसके बीच में कौन सा पानी है? और तुमको एक बंजर जमीन ऐसे देखी है कभी तुमने? कभी पिक्चरों में ही देखा हो, जो ऐसे जमीन में बहुत गहरी गहरी दरारें सी पड़ी होती है, नोटिस किया है Yes, ma'am. ना? तो दोनों दोनों तो ड्राई कंडीशन है ना। तो अगर जीरो शेयर ऐसी वाली सक्सेशन जो स्टार्ट हो रही है बंजर जमीन के ऊपर, तो उसको मैं कहूंगी लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब भी लैंड होता है। और अगर जो ड्राई वाली कंडीशन वाली सक्सेशन है ना, वो स्टार्ट हो रही है मिट्टी के ऊपर ऑन स्टैंड, तो सैंड भी तो यार उसके बिना ही है, पानी के बिना। तो अगर सैंड पे स्टार्ट हो रही है तो मैं इसको कहूंगी सेमोस्फीयर। तो पी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है? तो जीरो शेयर के अंदर आता है सेमोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। क्लियर? Yeah, ma'am. ठीक है। तो पहली मूवी में अमिताभ बच्चन दी सेमोस्फीयर मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वही याद आ रहा है। अब इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। लिथोस्फीयर सक्सेशनल चेंजेस स्टार्ट एट द बेयर रॉक, सेमोस्फीयर सक्सेशनल चेंजेस स्टार्ट्स एट द सैंड। ये नीट का क्वेश्चन बनता है यहाँ से डेफिनेशंस पे, क्योंकि इन वर्ड्स के मीनिंग सबको नहीं पता। ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन कर देती है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती। गॉट इट? तो हम इसमें क्या करेंगे? डेफिनेशंस। हम शब्दों के मीनिंग समझ रहे हैं यहाँ पर, और एक्चुअल में शब्दों के मीनिंग ही है। प्रोसेस तो इतना इजी है कि तुम खुद ही पढ़ लेते थे, टीचर की क्या जरूरत थी। हो गया कि नहीं हुआ? Done. डन बहुत मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, अब आते हो हाइड्राक। हाइड्राक का मतलब है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन स्टार्ट्स इन वाटर बॉडीज। तुम कहोगे पानी में कहाँ आप जंगल बना रहे हो? क्यों नहीं बनेंगे यार। तुम पानी लो, पानी एक पॉन्ड है, लेट्स से एक पॉन्ड कहीं पे किसी एरिया में है, वो भी तो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है ना, मछलियाँ उसमें, पानी है उसमें, थोड़े थोड़े उसमें प्लांट्स होंगे। अब इसके अंदर बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा ये। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे तो पॉन्ड के अंदर एल्गी लग जाती है। एल्गी धीरे 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 सारी मछलियों को मार देती है, क्योंकि एल्गी पानी की सारी ऑक्सीजन खा जाती है। धीरे धीरे मछलियां मरने लग जाएगी, तो उस एरिया में पानी का लेवल भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। थोड़े टाइम में तुमको वहां पर बहुत सारी ग्रासेस उगती दिखाई देगी। थोड़े टाइम में वहां पर धीरे धीरे जंगल जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर भी सक्सेशन होती है, पॉन्ड्स के अंदर भी बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसी वाली सक्सेशन जो पानी में स्टार्ट हो रही है, हम उसको कहते हैं हाइड्राक। और कैसे याद रखेंगे हम? हाइड्रा, हाइड्रो मीन्स वाटर। गॉट इट? लिख लो। डन? डन मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा, बताना मुझे, अगर मैंने अभी तक बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो मैंने उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जरा कैटेगरी बताना, होश में आ जाओ यार, सो मत। कैटेगरी बताना, ऐसे बनाया था, और मैंने कहा था ये भी डिवाइड कर दो। इसको आगे मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। बताना, कोई कोई भरवा दो। Ma'am, primary and secondary succession. प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, वेरी गुड। और And Zirak and Hydra. वेरी गुड, जिराक सक्सेशन और हाइड्राक, वेरी गुड। जिराक सक्सेशन भी दो में डिवाइडेड थी, Litho and Samothrace. लिथोस्फीयर एंड सेमोस्फीयर, वेरी गुड। चलो ठीक है, होश में है कुछ बच्चे। शाबाश, वेरी गुड, गुड। अब प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? इट स्टार्ट एट ए प्रीवियसली स्टेराइल लैंड। ठीक है, प्रीवियसली स्टेराइल लैंड है। प्रीवियसली स्टेराइल लैंड का मतलब है कि वहां पे कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं है। तो नीट का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वाली सक्सेशन है वो ऐसे एरिया पे स्टार्ट होती है जहाँ पे कोई सॉइल नहीं है, वहां पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, या ऐसा एनवायरनमेंट है कि बस वहां पे सॉइल नहीं है। ठीक है, तो जब वहां पे कोई सॉइल नहीं है तो वहां पे कोई जिंदगी भी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिएंट है, तभी तो वहाँ माइक्रोब भी पलपेंगे, नहीं तो कैसे आएंगे, राइट? ओके, तो अभी बताती हूँ, क्या नाम है, विजय। तो स्टेराइल लैंड के ऊपर जो हो रही है, जहां पर कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं है, उस वाली सक्सेशन को हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। तो एक डब्बा इमेजिन करो, और इस डब्बे के अंदर लिख लो कि ये जो डब्बा है ना, इसमें कोई सॉइल नहीं है, नो सॉइल।
तो यहाँ पे अब जो सक्सेशन होगी वो होगी प्राइमरी सक्सेशन। टेक लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट। अब देखो, जिंदगी इस एरिया के अंदर तब आएगी, कोई लाइकन तब आएगा जब यहाँ पे एटलीस्ट मिट्टी तो हो। मिट्टी क्यों होगी? मिट्टी एक मीडियम प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब मिट्टी होगी तो बारिश का पानी भी रुकेगा उसके अंदर। जब वो मिट्टी होगी तो उसमें न्यूट्रिएंट होगी। तो मिट्टी एक मीडियम है जो खाने का सामान भी प्रोवाइड करेगी, जो पानी भी प्रोवाइड करेगी किसी भी माइक्रोब को ग्रो करने के लिए। तो मिट्टी होना बड़ा जरूरी है। और उसको बनने में, एक सॉइल को फॉर्म होने में कितने साल लग जाते हैं? कोई आइडिया? वाइल्ड गेस? मिलियन ईयर्स। एटलीस्ट 1000 ईयर्स तो लगते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मिट्टी आएगी, उसके बाद जिंदगी बनना स्टार्ट होगी, तब जाके कहीं पे लाइकन वाइकन आने स्टार्ट होंगे। सो इट टेक लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट द प्रोसेस, सॉरी, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट बिकॉज फर्स्ट सॉइल हैज टू बी फॉर्म विच विल टेक अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेट है ये, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये कह रहे हैं सक्सेशन का क्या मतलब है? पायनियर कम्युनिटी से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ना, तो पायनियर कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए भी पहले मिट्टी बनना जरूरी है। तो तुमको भी मेडिकल प्रिपेयर करने के लिए भी 12th तक करनी पड़ती है, राइट। तो ये तुम प्राइमरी सक्सेशन के फेज में हो गई। समझ आई ये बात कि प्राइमरी सक्सेशन इज अ सक्सेशन जिसमें मिट्टी नहीं है उस एरिया में। तो पहले मिट्टी बनेगी, सॉइल बनेगी, फिर उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होगी। तो इसीलिए जो प्राइमरी सक्सेशन होती है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। गॉट इट? Yes, ma'am. अब जो पायनियर कम्युनिटी आती है ना, उसके लिए ये जो एरिया है ना बहुत हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का मतलब है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है। पहले तो यहाँ मिट्टी बन रही है, तो अगर यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सॉइल नहीं थी और इतना टाइम लग रहा है सॉइल बनने के लिए, तो डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। जल्दी से यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है। वहाँ पे मिट्टी तो है नहीं, तो बारिश होती है तो सब कुछ बह जाता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो तो पहली पहली लाइफ आएगी ना वहाँ पर, उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत भड़कीला सा इन्वायरमेंट है ना। इमेजिन करो जब अर्थ बनी थी, तो जो पहला सेल बना था पानी के अंदर, उसको पानी कैसा मिल रहा था? उबलता हुआ पानी, गरम गरम उबलता हुआ पानी के अंदर पहला सेल बना था। तो हॉस्टाइल कंडीशन होगी पायनियर कम्युनिटी के लिए भी इन प्राइमरी सक्सेशन। गॉट इट? इससे क्वेश्चन बनता है। यो मैम। चलो आगे चलूं। यस मैम। Yo, प्राइमरी ma'am. सक्सेशन के एग्जाम्पल कैसे होंगे? जैसे कोई बेयर रॉक्स है, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, वहां अगर सक्सेशन स्टार्ट होती है तो प्राइमरी सक्सेशन कहूंगी मैं उसको। और अगर न्यूली कूलर लावा है, वोल्केनो फटा, ठीक है, उसने क्या किया, वो सारे अपने उस आइलैंड पे फैल गया। वोल्केनो सारे मिट्टी के ऊपर इतने अच्छे से लग जाता है ना कि मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं रहता। तो वोल्केनो की अपनी एक थिक सी लेयर बन जाती है जिसके ऊपर कोई सॉइल नहीं है, ठीक है। वोल्केनो के लावा में बेशक वो है न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अभी वो बहुत गर्म है। पहले वो ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे वो टूटेगा, फिर उससे वो सॉइल बनेगी और उसके बाद सक्सेशन स्टार्ट होगी। तो प्राइमरी सक्सेशन का ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो कौन सी सक्सेशन होगी। समझ आई बात? यो Yo, मैम। ma'am. कि जब तुम क्वेश्चन नहीं पूछते ना मुझे, तो मुझे डाउट होता है कि समझ आ रही है या फिर ऐसी जा रही है। आ रही है ना समझ? ये यो स्कूल मैम। के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से सुन लो, जहाँ डाउट है पूछ लो, कोई चक्कर नहीं। ओके, विच इज वियर्ड, तुम्हें अभी तक कोई डाउट नहीं है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? स्टार्ट्स सक्सेशन स्टार्ट एट प्रीवियसली इनहेबिटेड बट डैमेज लैंड। प्रीवियसली इनहेबिटेड मतलब कि पहले यहाँ पर कोई लाइफ रहती थी, पर किसी वजह से वो डैमेज हो गई है, तो अब इस लैंड पे दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट हुई है। मतलब पहले यहाँ पर जिंदगी थी इस वाले ब्लॉक में, पर कुछ हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई मे बी, तो अब यहाँ पे जिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल सॉइल नहीं बची। आफ्टर डिजास्टर सॉइल अभी भी है, कुछ सॉइल तो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर लाइफ बननी स्टार्ट हुई, तो मैं इस सक्सेशन को कहूंगी सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल थी, ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, कि सेकेंडरी में सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर में तो वोल्केनो भी आता है, लेकिन वोल्केनिक इरप्शन के बाद सॉइल नहीं बची थी ना, लावा की वजह से। लावा सब डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अगर अर्थ क्वेक है तो वहां पे सॉइल बच सकती है, राइट। सो इट टेक लेस टाइम, अराउंड 200 ईयर्स टू बिकॉज सॉइल इज प्रेजेंट। तो जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है वो कंपेरेटिवली जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सॉइल है, तो सीधा लाइकन वगैरह को आना है। समझ आई बात? इसका एग्जांपल हमारी अर्थ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हमारी अर्थ, हमारी अर्थ मतलब? जैसे कि डायनासोर वगैरह वगैरह थे, वो भी तो एक्सटिंक्ट हो गए ना। हाँ, वो एक्सटेंट हो गए। तो उसके बाद लाइफ आई, हम ह्यूमन बींग। एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म जब आती है, जो किंगडम की तुम बात कर रही हो ना,
वो तो मिलियंस ऑफ ईयर में आए हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो लाइफ की आ रही है। ये एक लॉजिकल सक्सेशन ना किसी एरिया के रिस्पेक्ट में बात करती है कि जैसे मैंने ये एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया तो इस एरिया में लाइफ नहीं बची, ठीक है। जैसे तुमने बोला कि डायनासोर थे, सारे के सारे मर गए, ठीक है, सब कुछ मर गए। तो अगर वहाँ पे अभी भी सॉइल प्रेजेंट है तो सॉइल के ऊपर धीरे धीरे अगर लाइफ बननी स्टार्ट होगी तो हाँ मैं उसको एक लॉजिकल सक्सेशन कह दूंगी। पर जनरली ना हम एनिमल से ज़्यादा इनको प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बढ़ते हैं क्योंकि वो जल्दी से आ जाएंगे। अब तुम जो इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हो ना कि रेप्टाइल्स मरे उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स की लाइन आ गई, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो इवोल्यूशन है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन उसके कंपैरिजन में छोटा कॉन्सेप्ट है, तो 1-2 हज़ार सालों में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। समझ आया? यस ओके मैम। मैम। डाउट काफी टाइम से था मेरे को भी। अच्छा, पक्का समझ आ गया ना? यो मैम। चलो बढ़िया, आओ अब आओ। सो सेकेंडरी सक्सेशन, ये वैसे बड़ा क्रिएटिव डाउट था, अगर तुम दोनों का डाउट था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं तुमने बोला तो मेरे दिमाग में आया, थैंक यू। मैं ये टाइप ही कर रहा था अभी और तब तक इसने पूछ लिया। अच्छा, पर थैंक यू, तुमने ऐसा सोचा, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, मज़ा आया सोच के इंटरेस्टिंग था। चलो, सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जाम्पल जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल से पूछेंगे ना क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल है, आफ्टर फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट जला दो, सब कुछ जल जाता है लेकिन मिट्टी तो थोड़ी रह जाती है ना, सारा जल के मिट्टी में जाता है, न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी हो जाती है, ठंडी होने के बाद दोबारा लाइफ आती है उसमें। लैंड सुटेबल फॉर सेकेंडरी सक्सेशन है, फॉरेस्ट फायर एक एग्जाम्पल है। रिसेंटली क्लियर लैंड है, जैसे कि तुमने सुना है ना झूम कल्टीवेशन, कि कहीं पे खेती करी थी, वहां से सारे खेत जला के चले गए आगे, या उन खेतों को छोड़ गए। तो अभी वहां पे कल्टीवेशन थी, अब छोड़ गए, हार्वेस्ट करके सब कुछ छोड़ के चले गए, तो उस लैंड पे भी तो सॉइल है ना, तो उसको भी कर सकते हो। या फिर किसी एरिया में पेड़ काट दिए, पेड़ काट के तुमने लाइफ खत्म कर दी वहां की, लेकिन अभी मिट्टी है ना, खाद दे, तो वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होगा। गॉट इट? अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो, ठीक है। क्यों मैम? चलो, ये मैम। अब मैजिक कंडीशन, तो एक वर्ड Yes, आता है ma'am. मैजिक, मैजिक के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, अ कंडीशन इन अ कम्युनिटी विच इज नॉट टू ड्राई नॉट टू वेट, ना ज्यादा पानी ना ज्यादा सूखा, उसको कहते हैं मैजिक कंडीशन। सुन के ये सही लग रहा है कि बहुत ज्यादा पानी होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बहुत ज्यादा सूखा होगा तो भी लाइफ को जीने में कमी होगी, लेकिन सब कुछ बैलेंस कर दो तो भी बढ़िया हो जाएगा, राइट? मैम मुझे भी आया था, ओके। तो मैजिक कंडीशन क्या होती है? मैजिक कंडीशन का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें जो कम्युनिटीज रह रही है, उस पर्टिकुलर एक एक लैंड है, उस लैंड में ना बहुत ज्यादा सूखा है ना बहुत ज्यादा पानी है, तो जितने भी कम्युनिटी रह रही है मस्त रह रही है, तो उनको हम मैजिक कंडीशन कहते हैं। तो देखो, हाइड्रिक कंडीशन है अगर, जहाँ बहुत ज्यादा पानी है, वो सक्सेशन होगा उनके अंदर, और सक्सेशन करके वो मैजिक कंडीशन के अंदर ही आएंगी। जेरिक कंडीशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई है, अगर उनमें भी सक्सेशन होगा ना, तो वो सक्सेशन करके करना क्या चाहती है? वो चाहती है कि उस एरिया में अल्टीमेटली मैजिक कंडीशन आ जाए, पानी का लेवल और ड्राइनेस का लेवल ऐसे बैलेंस हो जाए कि मैक्सिमम लाइफ वहां पर रह पाए। तो हाइड्रिक का भी क्लाइमेक्स मैजिक कंडीशन है और जेरिक का क्लाइमेक्स भी मैजिक कंडीशन है। समझ आई? तो अल्टीमेटली सक्सेशन चाहता क्या है? अल्टीमेटली किसी भी लैंड में सक्सेशन इतना ही चाहता है कि वो मैजिक कंडीशन को अपना ले, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कंडीशन को स्लैश डाल के मैजिक कंडीशन लिख लो, जिसका सिंपली मतलब है एक ऐसा एरिया जिसमें पानी भी बराबर है, जहाँ पे सूखा भी बराबर है, जहाँ पे खाना भी बराबर है, जहाँ पे सब कुछ बराबर है, तो ज्यादा जिंदगियां वहां पे रह सकती है। सिंपल, जैसे कि फॉरेस्ट। करेक्ट? यस मैम। मैं यहाँ लिख सकती हूँ फॉरेस्ट। ये तो मैम। मैजिक कंडीशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में बहुत बार मेंशन है। करेक्ट? चलो आगे। मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ ले भाई, हाँ एग्जाम्पल का तो उतारो, बहुत जरूरी है एग्जाम्पल से क्वेश्चन। ये वो टॉपिक है जिसमें एक्चुअल में वो तुमसे वर्ड के मीनिंग पूछ सकते हैं, पायनियर कम्युनिटी की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस में आते हैं। इवन मैं पीएचडी के एंट्रेंस देने जाती हूँ ना, मुझे भी आ जाते हैं। सोचो। चलो ये मैम। ये मैम। कर लिया? डन मैम। अब देख, डन मैम। दोबारा यहाँ आ रही हूँ। मैंने बात करी थी अभी तक इकोलॉजिकल सक्सेशन की, और उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, बीच में मैंने लाइन खींच के बोल दिया था अलग अलग लॉजिक पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 लाइनें खींच दी थी, उसके आगे यहाँ पे भी 2 लाइनें खींच दी गई थी।
वो होता है क्विकली रिवाइज करने का तरीका, जिससे मैं करती हूँ भाई। ठीक है, जो हम भी तो करते हैं ना रिवाइज, भगवान थोड़ी सब याद हो जाएगा। मेरे को भी एक बार देखना पड़ता है कभी कभार। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन किस किस कैटेगरी में डिवाइड करूँ? Zirac and Hydrac. Right Primary, and secondary. highlight like primary, secondary success. Primary and secondary. वेरी गुड। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। जिराक कितने कैटेगरी का है? And lithosphere. Lithosphere and stenosphere. सेमोस्फीयर, वेरी गुड। जिराक का मतलब क्या होता है? जिराक सक्सेशन का मतलब क्या है? Dry, condition, Dry. अरे जिराक सक्सेशन पूरे प्रोसेस का मतलब बता। ड्राई क्या? dry condition, similarly condition में जब succession, dry condition में start होती है बेर रॉक। गुड। और हाइड्राक का मतलब? wet condition, Wet condition में start होगी। और लिथोस्फीयर और सेमोस्फीयर का फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है इनमें? बोलो, आता तुम्हें? बताओ बताओ। लिथोस्फीयर और सेमोस्फीयर का डिफरेंस क्या है एक दूसरे से? मैम लिथोस्फीयर में सक्सेशन बंजर जमीन से स्टार्ट होगा और हेमोस्फीयर लैंड से होगा। हाँ, बंजर जमीन को हम लोग क्या वर्ड बोलेंगे? रॉक्स। ठीक है, रॉक वर्ड यूज करना। ओके ओके, गुड 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 गुड। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? मैम ड्राई कंडीशंस दोनों में। दोनों में ड्राई कंडीशन है। वेरी गुड। प्राइमरी सक्सेशन का क्या मतलब है? Succession starts on previously sterile land. अच्छा, For example, स्टेराइल लैंड है। पहले से कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं है। Yes, हाँ, ma'am. It एग्जांपल takes बता। about 1000 years to form a soil. For example, newly cooled lava, बेर रॉक। और बेयर रॉक्स। गुड। igneous. सेकेंडरी सक्सेशन? मैम जिस Succession starts on previously Damaged inhabited land से land. start होता है. और बाद में डैमेज हो गया। हाँ, गुड। और म्यूजिक, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? मैजिक कंडीशन का मतलब? Climax condition. Climax condition. और बताओ थोड़ा। intermediate condition ना ज्यादा wet ना ज्यादा पानी, ना जिराफ ज्यादा और ड्राई। हाइड्राक का Rather dry. हाँ, सब इसी की तरह भागते हैं। शाबाश, वेरी गुड गुड गुड, हो गया। चलो, ये वाला डायग्राम करें। एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर बताना। 252 तो ये तुमको किसकी? वेरी गुड, इस डायग्राम पानी दिख रहा है। ये तुमको किस कंडीशन में कहाँ पे स्टार्ट हो रही है सक्सेशन? water हाइड्राक कंडीशन। वाटर में हाइड्राक. हाइड्राक कंडीशन आ गया। हाँ, वेरी गुड, हाइड्राक कंडीशन आ गया। शाबाश, गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, एम आई ऑडिबल? यो मैम। Yes, ma'am. मैम। ओके, मेरे स्क्रीन पे आ रहा था सिग्नल वीक। ओके, तो देखो ये बता रहे हैं कि तुमको हाइड्राक कंडीशन में, तुम्हारा लिख लो हाइड्राक सक्सेशन, पहले तो लिख लो वहीं पे। लिखा हुआ है क्या? ना, प्राइमरी सक्सेशन लिखा है वहाँ पे बस, लेकिन हाइड्राक नहीं लिखा हुआ है ना। प्राइमरी सक्सेशन, तो यहाँ पे भी मिट्टी भी बनेगी। देखो, तो सबसे पहले पानी के अंदर तुमको क्या तैरते हुए मिलते हैं? माइक्रोस्कोपिक Phytoplanktons. फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये सारी जो हो रहा है ना प्रोसेस, ये लेक्स वगैरह में ऑलरेडी हो रहा है। अगर हम उनको ना छेड़े तो ये होता रहेगा। फाइटोप्लैंक्टन्स तुमको दिखेंगे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे बढ़िया से तैर रहे हैं। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स तैर रहे हैं। और इसके अलावा तुमको ब्लू ग्रीन एल्गी आराम से इसके अंदर दिख जाएंगे, है ना। बीजीए हम उसको लिखते हैं, जिसको नहीं पता वो लिख सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर मिल जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। तो ये स्टेज ना लेबलिंग के लिए आ सकती है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। तो फाइटो के बाद सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आएगी, जहाँ पे तुमको प्लांट दिख रहे हैं जिनकी रूट्स नीचे लगी हुई हैं, है ना, बेस के ऊपर रूट्स लगी हुई हैं। तो जब और प्लांट्स आ गए ना, तो पानी का जो लेवल है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऊपर लेवल ज्यादा था, अब धीरे धीरे लेवल कम होगा पानी का, क्योंकि नीचे से प्लांट्स भी और ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे तुम्हें सबमर्ज मतलब डूबा हुआ प्लांट की स्टेज दिखाई देगी। फिर उसके बाद देखो थर्ड स्टेज पे, देखो थर्ड पे क्या है? सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज का क्या मतलब है? कौन बताएगा? Floating plants. यस, जैसे कि अभी मैंने ये बोला ना सबमर्ज प्लांट स्टेज है, तो यहाँ पे तुमको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे
पॉन्ड वीड है, जैसे ये पॉन्ड है तो यहाँ पे तुमको पॉन्ड की वीड मिल जाएगी। तुमने सुना होगा वीड होती है, मैम फॉर प्लांट्स ही एग्जांपल होते हैं, वुल्फिया पानी के अंदर मिलते एग्जांपल हैं। पढ़ा तो है हमने किसका? वुल्फिया का फ्री फ्लोटिंग। हाँ वॉल्फिया, हाँ हाँ वॉल्फिया। तो वो तो फ्री फ्लोटिंग नीचे आ गया ना। उसके बाद तुमको सबमर्ज, देखो सबमर्ज में क्योंकि तुम्हें यहाँ सबमर्ज प्लांट भी मिल रहे हैं और तुमको एट द सेम टाइमिंग फ्री फ्लोटिंग प्लांट भी मिल रहे हैं ना। देखो इसकी रूट्स नीचे नहीं लगी है, पानी में ऊपर तैर रहे हैं, तो सबमर्ज भी है और तो ये थर्ड स्टेज है। तो तुम कैसे याद रखोगे, पहले तो फाइटोप्लैंक्टन तैर रहे थे, फिर धीरे धीरे नीचे भी प्लांट्स आने स्टार्ट हो गए और अब ऊपर तैर भी रही है और नीचे वाले भी रह रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में तुमको दोनों कंडीशन दिख रही है। गॉट इट? यो मैम। यो मैम। मैम उसके बाद आ गई हमारी फोर्थ स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज तुमको कैसे पता चलेगी? रीड स्वैम स्टेज। तो रीड का क्या मतलब होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस को हम कोलैबोरेटली रीड वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस के लिए। तुमको डिटेल में जाना नहीं है। स्वैम्पी का क्या मतलब होता है? स्वैम्पी ऐसी एरिया जिसमें पानी भी है, ठीक है, और वो थोड़ा दलदली से बनता चला जा रहा है। ठीक है, जो मार्श होता है वो एक्चुअल में हम दलदल के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा दलदली सा एरिया है ना, तो उसको हम स्वैम्पी भी कहते हैं। तो रीड स्वैम स्टेज है जब तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस दिखाई देगी उस एरिया में। ठीक है, तो पानी का लेवल बहुत कम हो गया यहाँ पर, राइट, फोर्थ स्टेज पे। ठीक है, तो रीड स्वैम स्टेज में तुमको कैसे याद रहेगा? AR रहमान। कौन है ये? इंडियन सिंगर। हम्म, सिंगर है मैम। अरे मैम म्यूजिक सिंगर है। डायरेक्टर है, सिंगर, ऑस्कर लेकर आए हैं इंडिया के लिए, है ना। तो AR यस रहमान। मैम। तो इन सब स्टेज में सिर्फ R यहाँ पर आ रहा है ना, तो R के साथ कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? A फॉर एम्फीबियंस। तो इसको हम सक्सेशन की एम्फीबियन स्टेज भी कहते हैं, जहाँ पे तुमको ऐसे प्लांट भी दिखेंगे जो ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं लेकिन वो पानी के ऊपर अभी भी थोड़े डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी तुमको मिलेगा। तो नीट का क्वेश्चन बन पाता है कि इनमें से कौन सी स्टेज है सक्सेशन में इन हाइड्राक, विच ऑफ द स्टेज इज नोन एज एम्फीबियस स्टेज ऑफ सक्सेशन? तो वो होगी हमारी रीड स्वैम स्टेज। तो हमें याद रह जाएगा AR रहमान से। समझ आई? तो मैम कहीं इसके लिख लो। एग्जांपल्स क्या होंगे? नहीं, अब नहीं आते, वो पहले वाले नीट में आते थे, अब नहीं आते जब AIPMT होता था। तो ये तो हम अपनी नॉलेज के लिए एक एग्जाम्पल चलते ब्लू ग्रीन एल्गा पढ़ लिया, पॉन्ड वीड पढ़ लिया, है ना, वॉल्फिया पढ़ लिया, लेकिन अब एग्जाम्पल नहीं पूछते हो। हाँ, रीड स्वैम स्टेज इज नोन एज एम्फीबियस स्टेज ऑफ सक्सेशन, ये क्वेश्चन बनता है। Got it? मैम जिजानिया का पूछा है, जिजानिया वो क्या होता है? अब क्या चीज? जिजानिया, ZIZANIA। प्लांट की वैरायटी है, ये नीट में पूछा है। अब नहीं आते नीट पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन। कौन से ईयर में पूछा है? मैं पहले पूछा था, अब नहीं है, आ रहे हैं। थप्पड़ मारूंगी ना, याद रखेगा। बोला ना मैंने, पूछे जाते थे 90s के जमाने में, है तब तो मैं बच्ची भी नहीं थी। चुप कर, लिखा है यहाँ पे। चल फिफ्थ पे आओ। अब इसके बाद तुमको दिखेगी मार्श मेडो स्टेज। मार्श मेडो स्टेज के अंदर पानी का लेवल बहुत कम है, तो तुमको ऐसे पानी नहीं दिखाई देगा, वो बारिश से जो आ रहा है वही वाली स्टेज है। तो मार्श मेडो स्टेज जो होती है उसके अंदर तुम्हें ज्यादा बड़े प्लांट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मोर ग्रासेस तुमको दिखेगी, मोर ग्रासेस। ठीक है, और लास्ट में तुमको यहाँ पे दिखेगी अब स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज का मतलब है कि अब तुमको यहाँ पे वुडी प्लांट दिखने स्टार्ट हुए हैं, राइट, गॉट इट, वुडी प्लांट दिखने स्टार्ट हो गए। तो जब तुमको वुडी प्लांट दिखने स्टार्ट हुए हैं तो उसके बाद लास्ट स्टेज आएगी जिसको हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दिस इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मैजिक कंडीशन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और मैं स्लैश डाल के लिख सकती हूँ अपनी बुक में ही मैजिक कंडीशन, और यहाँ पे सक्सेशन खत्म हो गया। यहीं पे लिख लो सक्सेशन एंड हियर। ओके, डन। यस मैम। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, इसके सीक्वेंस पे क्वेश्चन बनता है। रीड स्वैम की को एम्फीबियस स्टेज बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है रीड स्वैम पहले आएगा या मार्श मेडो पहले आएगा। तो याद रखना पहले AR रहमान ही आएंगे, उसके बाद कोई आएगा। सबसे पहले AR रहमान आएंगे, ठीक है, उसके बाद M स्क्वायर आएगा। बस तुम AR रहमान याद रख लेना, दूसरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। मैम। ओके, गुड। विद दिस सक्सेशन पार्ट इज फिनिश। कोई डाउट?
No, ma'am. तो जो सक्सेशन है ना कि कैसे पत्थर टूट के उससे सक्सेशन पूरा का पूरा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जो डिस्कस किया गया है वो एनसीईआरटी के इस डायग्राम में डिस्कस किया है, जो उन्होंने हाइड्राक वाला डिस्कस किया है, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। जितना सक्सेशन के ऊपर पैराग्राफ है वो सब सिंपली इन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं, इन टर्म्स के बारे में। ठीक है, गॉट इट? पढ़ लोगे अब एक बार? Yes, ma'am. ओके, ये बात बताओ, जो असाइनमेंट भेजे थे करे किसी ने? मैम देखिए बट अभी करी नहीं है। मैम करनी है आज। ये तो वही बात हुई है, मैं उठी हूँ पर बेड से नहीं उठी, बस बेड पे लेटी हूँ, आंखें खुली है पर लेटी हूँ। तो मैं उठ गई हूँ लेकिन मैं उठी नहीं हूँ, है ना? वही वाली बात होगी ना ये। देखो आज क्या वार है? फ्राइडे ना। आज है तुम्हारे पास फ्राइडे, मैं अभी भी बता रही हूँ, ये फ्राइडे रहा और ये सैटरडे रहा, ठीक है, और संडे की सुबह रही। चलो मैं संडे फिर भी हटा देती हूँ, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे है। तो अगर तुम 2 रातें भी पढ़ोगे, 2 नाइट्स भी पढ़ लोगे अच्छे से बैठ के, तो तुम्हारा एक चैप्टर बायो का हो जाएगा बहुत अच्छे से। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर स्कूल के बच्चों तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम नीट प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, इसके ऊपर एनिमेशंस भी बहुत अच्छी पड़ी है। तो इसे प्रिपेयर कर लो, और इसके लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स भी भेजे हैं मैंने। तो तुम्हारे पास बहाना तो नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है या प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ है। इवन एनसीईआरटी का डायग्राम प्रैक्टिस करने के असाइनमेंट भी भेज रही हूँ। तो इसके बाद इस चैप्टर में एटलीस्ट, मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है यार, तुम्हारे एटलीस्ट 80 के ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए, 80 और मोर ही आने चाहिए। इसमें बनता है, फेवरेबल कंडीशंस है भाई। तुम बोलोगे स्कूल और बाकी सब का काम, तो अगर 2 रातें पढ़ लोगे एक चैप्टर को, तो तुम लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, या आगे चल के ऑफिसर बनना चाहते हो, तो अगर 2 रातें सेक्रीफाइस करोगे तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना? तो जरा सोचना इस बारे में, जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, सोच के एंड में पढ़ेंगे। थिंग्स टेक टाइम, तो अभी भी टाइम है, पढ़ लो। ओके जी मैम। बेटा, बायो मतलब लिविंग। फिर से बोल ले, तू तो लिविंग ही है। जियो मतलब रिलेटेड टू अर्थ। यस मैम। केमिकल मतलब क्या? मेरे दिमाग में तो केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, मतलब वही तो क्या बोल रही हूँ मैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन। और साइकिल का मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आ गए, ठीक है? तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स का मतलब होता है हम कुछ केमिकल्स के केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, जो साइक्लिक फॉर्म में चल रहे हैं। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन क्या, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, वो कार्बन कैसे कैसे रिएक्शन करती है नेचर में, और नेचर में ही घूमती रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बीच में, तो वो एक कार्बन साइकिल होगी। तो बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर तुम साइकिल्स पढ़ते हो, ठीक है? किस तरीके की साइकिल पढ़ते हो? न्यूट्रिएंट की साइकिल पढ़ते हो, जैसे कि कार्बन साइकिल पढ़ते हो, जैसे कि हाइड्रोजन साइकिल पढ़ते हो, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जैसे कि तुम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हो, नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। जैसे कि तुम फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते हो, फॉस्फोरस से भी चांसेस है क्वेश्चन आने के, और बहुत ईजी साइकिल है, ठीक है? तो ये कुछ साइकिल है, एक सल्फर साइकिल भी होती है। तो ये कुछ साइकिल्स है जो तुमको पढ़नी है। इस चैप्टर में जो साइकिल मैं तुमको कराऊंगी वो है कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। नाइट्रोजन मैं तुम्हें 11th वाले में कराऊंगी, और हाइड्रोजन सल्फर साइकिल तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी। समझ आई? समझ आई? ये ना आओ फिर, तो एक बार एनसीईआरटी देख ले। अभी जब इतना बोर हो रहे हो तो ढंग से बोर हो ले। ये वाला चैप्टर का पेज खोलोगे जरा, और मेरे को बताना कौन सा पेज नंबर है। 246। हाँ बिल्कुल, बायोमास इंक्रीज होगा। हाँ साहिल, हाँ ओके, बायोमास इंक्रीज होगा। पहले वहाँ पे सिर्फ लाइकन्स थे, बायोमास निकाल, उनका कम है, तो पेड़ का बायोमास निकाल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बायोमास धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ऐसे घूम के पूछ सकते हो क्वेश्चन, इट्स अ गुड पॉइंट। साहिल पूछ रहा है कि बायोमास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन पे? पड़ेगा। विद ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल जो बायोमास है ना सक्सेशन में, वो बढ़ता चला जाएगा। तो पायनियर कम्युनिटी में जो बायोमास है वो लेस होगा,
और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो बायोमास है वो मोर होगा। ओके, यस मैम। चलो नाइस क्वेश्चन। कौन सा पेज बोला था बेटा तूने, मैंने सुना नहीं। 242 240। ये यार मुझे बता दो यार, मैं नहीं पढ़ा रही है, क्या है ये, मुझे नहीं पता। 246 अरे वो तो पता है पगली, ये है कि ये बता। ट्रॉफिक लेवल। थोड़ा सा समझा जाएगा तो क्या है, क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। समझा दिए, 3 लाइनें क्या बता रही है। मैम ट्रॉफिक लेवल्स है, इसमें ये बता रहा है कि लाइक किस तरह से एनर्जी का फ्लो, या फिर किस तरह से प्रोड्यूसर जो है वो कैसे खाना बनाएगा, और किस तरह से उसके ऊपर की जो लेवल्स है वो किस तरह से कंज्यूम करेंगे, और एट द एंड क्या होगा। तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ए वाली लाइन, उसका बी वाली लाइन से क्या रिलेशनशिप है और सी वाली लाइन से क्या रिलेशनशिप है, क्या लिखा है इनमें। अबे डायग्राम तो ठीक मैम से रीड इसने कर लिया। फर्स्ट में ये बता रहा है, ए में बता रहा है प्रोड्यूसर, इसमें प्रोड्यूसर का एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर का है, जो इसमें आएंगे प्लांट्स, और प्लांट्स किसने एग्जांपल दिए हुए हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड लीव्स। अब जो इसमें ये बता रहा है प्रोड्यूसर है, तो उसके बाद इसके ऊपर आएंगे हर्बीवोर्स, जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होगा। हर्बीवोर्स में जो प्लैंक्टन, जो फोटोप्लैंक्टन्स को डिकम्पोज या फिर खा लेंगे, उसके बाद ग्रास ओपर एंड काउ, जो कि ग्रास और लीव्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड आ गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड कार्निवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स आए थे तो कार्निवोर्स आएंगे। अब इसमें आएंगे बर्ड्स, क्या लिखा है इसने, बर्ड्स, फिशेस एंड वुल्फ, इसमें ह्यूमन भी आ जाएगा स्टेज में, आई थिंक आ जाएगा मैम इसमें अरे कार्निवोर्स में। बिल्कुल आ जाए, कार्निवोर में भी आएगा, हर्बीवोर में भी आ जाता है वैसे तो, लेकिन हम लोग ओमनिवोर्स है ना वो, तो हम उनको टॉप मोस्टली ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर टॉप में, ओमनिवोर्स ओके, कैटेगरी में। एंड देन टॉप फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टर्शियरी कंज्यूमर, इसमें आएंगे टॉप कार्निवोर्स, मैन एंड लायन। हाँ, जनरली हम मैन को इधर इसलिए रखते हैं क्योंकि कार्निवोर में हम सिर्फ उनको रखते हैं जो सिर्फ मीट खा सकते हैं, लेकिन मैन सिर्फ मीट नहीं खा सकता, वो वेजीज भी खा सकता है ना, हमारे पास एंजाइम है। लेकिन बर्ड के पास, इसके पास, फिशेस के पास ऐसे एंजाइम्स नहीं है कि वो उसको खा पाता है, इसलिए। ठीक है, गुड, समझ आया सबको। तो ये रिलेशन बता रहे हैं कि ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं T1, और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस एंड ट्री। क्वेश्चन पता है कैसे आ सकता है, वो मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं कि किसको किस पॉइंट पे रखूं, तो वहां वो लिख देंगे जू प्लैंक्टन्स, आधे बच्चे तो कहेंगे ये प्रोड्यूसर में डाल दो। तो याद रखना, जू से एनिमल है, एनिमल खाना बनाता है कोई, एनिमल कुक कर सकता है लेकिन बना थोड़ी सकता है, सब्जियां तो प्लांट ही बनाते हैं। तो जू, फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट आएंगे प्रोड्यूसर में, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम आ सकता है बन के एग्जाम्पल के साथ, गॉट इट। तो एनसीईआरटी ने बोल दिया ना, टर्शरी कंज्यूमर लेवल पे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे तुमको प्रूफ इसको रखना है मैन को, तो याद रखना। सेकंड चीज, यहाँ पे लिखा होता है ना प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी से इसको ये मत समझ लेना यहाँ प्राइमरी है तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 हुआ, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है। ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर का है, लेकिन वो कंज्यूमर नहीं है, इसलिए हम उनको कंज्यूमर नहीं लिखते हैं प्राइमरी, समझ आई बात। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन ट्रॉफिक लेवल 3 है, ये टर्शरी कंज्यूमर है लेकिन ट्रॉफिक लेवल 4 है, तो ये देख लेना, गड़बड़ मत करना, समझ आई। ये मैम। मैम। गुड। और ये कोई समझा दे मुझे, कोई और समझाएगा भाई, एक ही बच्चा नहीं समझाएगा, उसने पाप करे, ये बता दो क्या है यार। अलग अलग लेवल्स में कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सन से प्लांट्स में एनर्जी जा रही है, और उसमें से जब भी ट्रांसफर हो रही है कुछ हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, और बी में जो प्लांट्स को जो खा रहे हैं इंसेक्ट वगैरह, उनमें एनर्जी थोड़ी ट्रांसफर हो रही है, और बाकी फिर से एटमॉस्फेयर में हीट की फॉर्म में, और वैसे ही आगे अलग अलग वेब्स में ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। देखो ये वैसे तो यहाँ पे फूड चेन दिखा रहा है, लेकिन इसने नीचे अब डिट्राइटस दिखा दिया ना, ये डिट्राइटस है तो इसने फूड वेब कर दिया उसको एक तरह से, है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ये देखो ये भी दिखा रहा है कि डिट्राइटस के पास भी जो डेड बॉडी से एनर्जी जाती है, कुछ हीट की फॉर्म में लॉस होती है, तो हीट ऑलवेज लूजेस। ऐसे मत सोचना डेड बॉडी को अगर डिट्राइटस खा रहे हैं, डेट्रीवोर्स खा रहे हैं, तो उनकी कोई हीट जो एनर्जी थी वो लॉस नहीं हुई है, जो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उनके केस में भी तो 10% लॉ वहाँ भी रखता है। तो ये एक चीज़ याद रखना इस डायग्राम से, गॉट इट। ये मैम। ये डायग्राम हो गया, वेरी गुड, चलो आगे चलो। अच्छा, ये क्या बता रहे, किसके पिरामिड्स हैं ये, पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। एल्टोनियन, हाँ एल्टोनियन के पिरामिड है, और किसका पिरामिड है ये,
पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास कहाँ से हो गया भाई, दिखता है देखो नीचे। और उनको चीटिंग नहीं करनी आती, लिखा है वहाँ पे। Only 3 top carnivores are supported by an ecosystem based on production of nearly 6 million plant. तो लगभग 6 मिलियन प्लांट जो खाना बना रहे हैं, मुश्किल से वो 3 टॉप कार्निवोर्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं। देख लो, पिरामिड ऑफ नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस वाले में इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और ये अपराइट है, इन्वर्टेड है या अनशेप है? Upright. अपराइट। किस एग्जाम्पल क्या है? ग्रासलैंड। तो अपने वहाँ पे एनसीईआरटी में जाइए, डायग्राम में कौन सा पेज नंबर है? 248 248 पे लिखो, इस पिरामिड के साइड में लिखो ग्रासलैंड अपराइट, ठीक है। और यहाँ ऊपर लिख लो पिरामिड ऑफ नंबर, छोटे नोट्स है ये। ग्रासलैंड का अपराइट बनेगा पिरामिड ऑफ नंबर, बार बार देखोगे याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट, ट्रॉफिक लेवल किसका ये पिरामिड? पिरामिड ऑफ बायोमास बायोमास Summers. बायोमास का। कैसा है? Ma'am, upright. एग्जाम्पल दिया है किसका ये एग्जाम्पल? यहाँ मेंशन नहीं वो- करा ना एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, इसके आगे कोई एग्जाम्पल मत लिख, याद रख लियो। एक अपराइट पढ़ लिया था हमने, तो एग्जाम्पल कर रखे हैं आराम से। नेक्स्ट पे ये कौन सा पिरामिड है? Inverted. इन्वर्टेड। किसका बना हुआ है? किसका बना है? बायोमास 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 का है। और कोई एग्जाम्पल दिए? Ma'am, aquatic. main crop of phytoplanktons एक्वेटिक, यस। देखो ये रहे शॉर्ट नोट्स, मिल गए, लिख ले साइड में। पर तो हमने लिया, नोट्स हमारे पास है, हमने एनसीईआरटी मार्क कर लिया, हमें एनसीईआरटी में क्या देखना है। नेक्स्ट, ये किसका है? pyramid of energy कैसा होता है हमेशा? Ma'am, यूनिडायरेक्शनल। ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, अपराइट, ऐसे ही लिखो, ऑलवेज वर्ड लिख लेना। बस ये तो कर ही सकते हो आराम से। आगे लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम कर चुके हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बताओ भाई न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? महिलाओं की टीम और पुरुषों की टीम, बताइए व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? क्या होते हैं न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट रिच खाना खाना चाहिए। न्यूट्रिएंट पता नहीं है क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट रिच खाना कैसे खाओगे? जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि हो। जिनमें एलिमेंट्स हो, है ना? ओके, लाइक कार्बन है। और कोई विटामिन विटामिन हो। विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट सेम होते हैं? क्या पूछ लिया ना मैंने ये तो सोचा ही नहीं था चलो भाई, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुमको, होमवर्क दूंगी, पता तो चले पढ़ाया था। अरे कितना समय रह गया है, इतना समय होमवर्क दे सकूं मैं तुमको? लिख के आना जरा, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं? ये जो जिंदगी भर की दुविधा है ना, आज क्लियर ही कर लेते हैं। खाने में विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। अब ये एक ही चीज़ें होती है जो एडवर्टाइजमेंट में आती है, अलग अलग चीज़ें होती है, पता तो हो हमें, ठीक है। तो होमवर्क है तुम्हारा, इसका डिफरेंस लिख के आना, एटलीस्ट वन लाइन, एटलीस्ट वन लाइन तो विद एग्जाम्पल। ओके, और कैसे देखूंगी मैं होमवर्क? तुम अपना कैमरा ऑन करके दिखाओगे, है ना? याद है ना पिछली बार हुआ था, काफी बच्चे जलील जिन्होंने किया नहीं था, तो देख लेना, ठीक है। चलो आगे आते हैं कौन है ये? विजय को हंसी ज्यादा आ रही है, याद दिलाना मुझे, पहले विजय से ही पूछना है मैंने, ठीक है? ओके। ये मैम अच्छा, वो विजय से मुझे सडनली कहा है, अरे हमारा वो राजा बेटा कहाँ है, जिसके घर वाले उससे कोई काम नहीं कराते, बहुत प्यार करते हैं, आया है? कि प्यार दोबारा किसी से आया है बेटा? नहीं आया राजा बेटा आज? अच्छा, राजा बेटा आया था, राजा बेटा भाग गया, कोई बात नहीं। उसको मेरा प्यार भिजवाना और उसको बोलना जरा होमवर्क करके आया। विजय के बाद मैं उसी से पूछूंगी चलो, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। जैसे कि चलो थोड़ा तो मुझे न्यूट्रिएंट यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ऑर्गेनिक, इसी लिविंग सिस्टम से जब तुमको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट में। और इनऑर्गेनिक का मतलब है तुम उसको और तोड़ दो, कार्बन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसके अंदर प्रेजेंट कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट दोनों सोर्सेज से मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कभी लॉस नहीं होते हैं,
वो हमेशा रिसाइकल होते रहते हैं नेचर के अंदर। जो कार्बन है वो नेचर से चला नहीं जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बेशक टूट जाएंगे, लेकिन उसके अंदर का जो कार्बन है वो नेचर से जाएगा नहीं। कैसे? मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट टूट गए, कार्बन मेरे सेल्स के अंदर चला गया। जो यार मैं खुद को क्यों मारूं? लोग किसी और को मारते हैं। बॉब को लेकर आओ भाई, हद हो गई। तेरा बॉब ने खाया बर्गर, बर्गर में था कार्बोहाइड्रेट, उसके पेट में चला गया, कार्ब गए टूट एनर्जी रिलीज करने के लिए, चूरम चूर हो गए। फिर बॉब के साथ क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग, मर गया फिर। चल जैसे भी मर गया, पापा ने तो हथौड़ा मारना था, पर चलो बॉब गया मर। जब बॉब गया मर तो उसकी जो बॉडी है वो चली गई सॉइल के अंदर, ठीक है, क्रिमेशन के बाद। उसके बाद उसकी बॉडी डिग्रेड होगी तो सारा कार्बन चला गया मिट्टी में। मिट्टी से कार्बन जो था किसने लिया? प्लांट्स। प्लांट को किसने खाया? herbivores, उनको किसने खाया? कार्निवोर। carnivores, किसके पास आ गया खाना? तो carnivores, सोचो कितना डिस्टर्बिंग है ना, सोचना है खाना घूम फिर के फिर हमारे पास कार्बन आ गया, तो कार्बन हमारे पास से जाके हमारे पास ही वापस आ गया। अब ये सोच कितनी डिस्टर्बिंग है। तो मैंने क्यों इंसानों का एग्जाम्पल दिया, मैं पत्तों का भी तो दे सकती थी ना। तो हो आज तो खाना नहीं खाया जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचर में रिसाइकल होते रहते हैं, जहां से शुरू हुए थे इंसान से वहीं आगे वापस, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग नाउ। बात समझ आई? यो मैम। यस मैम। ठीक है, अभी जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ना बेटा, उसका एक इनपुट होगा, या न्यूट्रिएंट बोल रही हूँ मैं, कार्बन। तो कार्बन को डालना भी तो है किसी साइक्लिक प्रोसेस में, तो वो उसके जो पेट में चली गया कार्बोहाइड्रेट, वो उसका इनपुट है। फिर इंटरनल साइक्लिंग, वो कार्बन उसकी बॉडी में जो भी प्रोसेस में यूज हो रहा है वो उसकी इंटरनल साइक्लिंग होगी। और आउटपुट का मतलब है जब उसने फीसिस भी रिलीज की होगी तो कुछ कार्बन बाहर गया होगा, या जब डेड बॉडी बनी तब भी कार्बन बाहर गया, तो आउटपुट मतलब निकलना। तो किसी भी न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ और उसके साइकिल की बात कर रही हूँ, कार्बन साइकिल की बात कर लेते हैं। तो कार्बन कैसे एक साइकिल में एंटर हुई, वो कैसे उस साइकिल में घूम रही थी, और वो कैसे उस साइकिल से बाहर चली गई, उसको मैं कहूंगी इनपुट, इंटरनल साइक्लिंग एंड आउटपुट। तो ये 3 वर्ड तुमको पता होने चाहिए। ओके, यो लिख लो मैम। लिख लो लिख लो लिख लो। हिसाब लगा लेती हूँ मैं कि लिख लिया तुमने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पढ़ा तो नहीं पाऊंगी 3 मिनट में। सुपरमैन नहीं हूं मैं, ना सुपर वुमन। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखवाने का झंझट हट जाए। प्रीवियस स्लाइड बताना एक बताऊं कि नोट करनी है? बार। हो गया, हम स्क्रीनशॉट ले ली। चलूं आगे? यो मैम। अच्छा, ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब जब बैठे ही हो तो स्क्रीनशॉट लेकर जाना। भूलना मत। पढ़ा मैं दूंगी, कोई बात नहीं, पर बहुत छोटा सा है, लिखने में ज़्यादा था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लगे हाथ इसका भी ले लो। ताकि अगली क्लास में मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने का समय ना दूं। इससे ज़्यादा रिटर्न कुछ नहीं है। ये लिया? यो मैम। यो मैम। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हुए चली जाती हूँ क्योंकि 2 मिनट है, कि जो साइकिल्स हमने पढ़नी है उसमें एक नीट का क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, कि कौन सी साइकिल कौन सी वाली है। मतलब क्या है इस बात का, कि जो कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और हाइड्रोजन साइकिल है, वो गैसियस साइकिल्स है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन तुमको गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में मिलेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से धरती पे, लैंड पे आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, अलग बात है, लेकिन इन्वायरमेंट में गैस की फॉर्म में मिलेगा। तो ये 3 साइकिल जो होती है वो गैसियस होती है, राइट। मतलब कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक बार गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल वो साइकिल है जिसमें कभी भी वो जो भी एलिमेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा, कभी भी गैस की फॉर्म में नहीं घूमेगा। दैट इज फॉस्फोरस एंड सल्फर। सो क्वेश्चन आता नहीं था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, which of the following an example of gaseous cycle? Very easy question, right? तो याद रखना, फॉस्फोरस एंड सल्फर वो कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं आते, सेडिमेंट्री होते हैं। ओके,
कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होती है, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में होती है और हाइड्रोजन भी। तो ये तो हाइड्रोजन तो अर्थ पे सबसे पहले आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड तुम रोज रिलीज करते हो, और इन्वायरमेंट से ही नाइट्रोजन है जो नीचे गिरती है सॉइल के ऊपर और फिर प्लांट्स उसको रहते हैं। तो इसको याद रख लेना। गॉट इट? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। हो गया? यो मैम। अच्छा, शुभ।